अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना दोस्तों हम लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे हम लोग से बात करने जा रहे हैं, हमारे पास अपडेट आ रही है, वो आ रही है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के प्रैक्टिस सेशन को लेकर अपडेट आ रही है, वो आप लोग से शेयर करेंगे। बाबर बड़े रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं भाई, क्या रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं वो आपको बताएंगे। इसके बाद जो हसन अली है उन्होंने बड़ा शानदार किस्म का मैच जितवा दिया भाई, कहां पर जितवाया, क्या स्टोरी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। ट्रेविस हेड की वाइफ जो है वो कह रही है कि भाई लगातार इंडियंस हमें गालियां दे रहे हैं, क्यों गालियां दे रहे हैं, जरा इसको बात करेंगे। और माइक हैसन ने रीजन बताई है कि रिजवान को क्यों हटा दिया गया ओडीआई कप्तानी से, वो आप लोग को बताएंगे। सरफराज अहमद सख्त नाखुश हैं भाई पाकिस्तान की टेस्ट टीम की परफॉर्मेंसेस से, क्या वजह है, उन्होंने क्या रिपोर्ट दी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। और बीसीसीआई के हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान को लेकर जैसे वो पता है कि हैंडशेक कंट्रोवर्सी चलती है, उसके बाद बीसीसीआई का कोई मौकफ आया है, जरा उसके ऊपर बात करेंगे। और बात करेंगे श्रीलंका के न्यू कप्तान आ गए हैं, कौन है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ के बैल जाना। बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, पाकिस्तान टीम का आज लास्ट प्रैक्टिस सेशन था जो कि उन्होंने पिंडी स्टेडियम में कर लिया है और अब तमाम तर खिलाड़ी जो है वो अपने अपने घरों को रवाना हो गए हैं। अब उनको छुट्टियां दे दी गई हैं, 3 दिन की बेसिकली इनको छुट्टियां दी गई हैं और 3 दिन के बाद जो चौथा यानी कि ईद का जो तीसरा दिन होगा उसको तमाम तर खिलाड़ी जो है दोबारा रिपोर्ट करेंगे। और साथ में ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना प्रैक्टिस सेशन किया है जी। देखिए बिल्कुल 29 मई तक अब छुट्टियों का ऐलान हो गया है। आज ऑस्ट्रेलियाई टीम और पाकिस्तानी टीम दोनों की प्रैक्टिस थी। पाकिस्तान टीम ने आज भरपूर किस्म की प्रैक्टिस की, लेकिन आज पाकिस्तान टीम का लास्ट प्रैक्टिस सेशन था और अब पाकिस्तान टीम को छुट्टियां दे दी गई हैं। तमाम खिलाड़ी अपने घरों में जाएंगे। काफी सारे आपको पता है एक्स क्रिकेटर्स वगैरह हज भी करने गए हुए हैं, तो हज की भी मुबारकबाद हम पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब की जो दुआएं हैं वो भी कबूल अता फरमाए इस हज की बरकत से। बाकी अली साहब जो पाकिस्तान के पीसीबी है उन्होंने ये कह दिया कि खिलाड़ियों को कि आप 2-3 दिन जाइए और 3 दिन अच्छी तरह से आप ईद मनाएं, रिफ्रेश होकर आप वापस आए और जो ईद का तीसरा दिन होगा उसमें आप टीम को ज्वाइन कर लें, क्योंकि ईद के चौथे दिन पाकिस्तान वर्सेज ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट ओडीआई खेला जाएगा। बिल्कुल जी। इसके बाद अपडेट आ रही है हमारे पास वो आ रही बाबर आजम के हवाले से। तो दाऊद साहब, बाबर आजम जो है बड़ा रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं इस ओडीआई सीरीज में, क्या रिकॉर्ड है जो वो तोड़ सकते हैं? देखिए बाबर आजम के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और एक बहुत बड़ा चांस है कि बाबर आजम 7000 रन बनाने वाले फास्टेस्ट एवर खिलाड़ी बन सकते हैं ओडीआई हिस्ट्री में। बाबर आजम को 12 इनिंग्स में 499 रन चाहिए, सिर्फ 12 इनिंग्स में 499 चाहिए। आसान नहीं है, लेकिन जिस तरह से बाबर आजम ओडीआई में खेलते हैं, अगर 2 सेंचुरीज भी बाबर आजम की अच्छी आती हैं, 50 तो वैसे आ ही जाती हैं, बेशक फिर 2-1 इनिंग्स उनकी अच्छी ना भी जाए, स्टिल बाबर आजम ये 499 तकरीबन आप 500 रन कह लो ये बना सकते हैं। अभी जो फास्टेस्ट ये रिकॉर्ड है 7000 रन बनाने का, ये हाशिम आमला के पास है, जिन्होंने 150 इनिंग्स में ये 7000 रन बनाए हैं और इस टाइम वो दुनिया के फास्टेस्ट 7000 रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। बाबर आजम के पास बड़ी अपॉर्चुनिटी और इस ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की सीरीज में बहुत सारे आप कह लो कि रिकॉर्ड्स और भी हैं जो पाकिस्तान टीम के लिए भी बड़ी है, हिस्टोरिक सीरीज है। पाकिस्तान टीम वैसे भी ओडीआईस में अगर आप ऑल टाइम देखो तो 3rd मोस्ट सक्सेसफुल टीम है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ये 1000 मैच भी खेला जाएगा, तो उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान टीम अच्छा करेगी, इस सीरीज में जीत हासिल करेगी। लेकिन बाबर आजम के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो आए, फ्रंट से लीड करें, रन्स बनाएं, अपने भी रिकॉर्ड बनाएं और पाकिस्तान की जीत में भी अहम किरदार अदा करें। खैर इसके बाद जो खबर आ रही है जी वो आ रही है हसन अली के हवाले से। तो हसन अली ने जो है वो शानदार किस्म की परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं। इस वक्त आपको पता है कि वो इंग्लैंड में मौजूद हैं और इंग्लैंड में T20 ब्लास्ट का वो हिस्सा होते हैं, वहां पर इस वक्त जो है परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं। तो भाई हसन अली ने हारा हुआ मैच जितवा दिया। देखिए कमाल कर दिया। यॉर्कशायर और डर्बीशायर के दरमियान मैच था जहां पे यॉर्कशायर शदीद मुश्किलात का शिकार थी। 139 पर 8 खिलाड़ी आउट हो गए थे, 56 रन चाहिए थे 27 गेंदों पे और वहां पे हसन अली ने बेहतरीन किस्म की बैटिंग की। हसन अली ने 12 गेंदों पे 31 रन बनाए, तकरीबन 260 के स्ट्राइक रेट से, जिसमें 3 छक्के और 2 चौके शामिल थे। एंड्रयू टाई के साथ मिलकर इन्होंने 23 गेंदों पे 56 रन की पार्टनरशिप बनाई, जिसमें मैंने आपको बताया कि हसन अली ने 12 गेंदों पे 31 रन बनाए। कमाल किस्म की वो पार्टनरशिप थी और उनकी हीरोइक कैमियो था और उसके बाद हसन अली ने अपना बैट जो है वो ड्रॉप करके सेलिब्रेशन की। लेकिन बात वही है कि मुझे तो दुख इस चीज का जो है वो है और पाकिस्तानी फैंस को भी इस चीज का दुख है। ठीक है, आपने वहां पर मैच जितवा दिया, पाकिस्तान को इसका क्या फायदा होना। मेन आप टेस्ट मैच के अंदर जो है वो आते साथ ही आउट हो गए थे बांग्लादेश के खिलाफ। वहां पर अगर ये थोड़ा सा भी परफॉर्मेंस दिखाते हसन अली की जो स्ट्रेंथ है ना वो है हार्ड हिटिंग, लेकिन वहां पर अगर ये थोड़ी सी भी बल्ले घुमा देते ना, थोड़ा सा भी मार देते ना, हो जाता। वहां पे स्ट्रेटजी डिफरेंट थी। वहां पे टेस्ट मैच में कहा जाता है कि आपने गेम को चलाना है,
अगर आप हसन अली के पास में भी पाकिस्तान के भी इनकी वजह से मैच बहुत खराब हो गया। अगर ये आगे थोड़ा सा भी परफॉर्म करें वाइड बॉल में अगर आप हसन अली की परफॉर्मेंस देखो विद द बैट, तो वो एक अलग ही लेवल की बैटिंग करते हैं। चाहे वो न्यूजीलैंड की बात करें, वहां पे बैटिंग वो 2019 के वर्ल्ड कप में जैसे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इन्होंने बैटिंग की थी और वहाब ने भी बैटिंग की थी, पर इन्होंने जिस तरह छक्के छक्के मारे थे एकदम पाकिस्तान को उम्मीद आ गई थी। तो हसन अली का जो बल्ला है वो जब चलता है तो हमने देखा कि वो प्रॉपर स्लॉगिंग करना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा बाकी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। हसन अली ने तो खैर बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई थी। बॉल के साथ उन्होंने 4 ओवर में 37 रन देके एक खिलाड़ी आउट किया था, लेकिन बैटिंग के साथ जैसे आपको बताया वो बड़ी उन्होंने हेरोइक खेली थी। 3 छक्के 2 चौकों की मदद से 31 रन बनाए थे यार, शायद जीत भी गई। आकिफ जावेद जो है वो डरबे शायर की नुमाइंदगी कर रहे थे, कोई इतना खास नहीं कर सके। 4 ओवर में 39 रन देके एक खिलाड़ी आउट किया। उस्मान तारिक जो है वो वर्क शायर की तरफ से खेल रहे थे, 4 ओवर में 40 रन दिया, एक खिलाड़ी आउट किया, कोई इतना खास नहीं कर सके। उसामा मीर भी वर्किस्टर शायर की नुमाइंदगी कर रहे थे, जहां पे 3 ओवर्स में उनको 40 रन पड़ा और 1 विकेट ली। कोई इतनी खास परफॉर्मेंस इन्होंने भी नहीं दिखाई। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास वो आ रही है जी ट्रेविस हेड के हवाले से। तो भाई ट्रेविस हेड जो है उनकी वाइफ बड़ी एंग्री है। अभी भी इंसिडेंट जो है पेश आया जहां पर हमने देखा कि विराट कोहली और उनके दरमियान जो है वो बड़े हीटेड आर्गुमेंट जो आपस में एक्सचेंज हुए, और फिर जब बाद में मैच खत्म हुआ आरसीबी का और इनकी टीम का, तो हमने देखा कि विराट कोहली ने उनसे हाथ भी नहीं मिलाया। विराट कोहली बाकी खिलाड़ियों से हाथ मिलाते हुए दिखे, लेकिन उनसे हाथ भी नहीं मिलाया गया। और उसके बाद जो आरसीबी के फैंस थे और जो विराट कोहली के फैंस थे, उन्होंने गालियों की नई बुछाड़ का सिलसिला जो है वो ट्रेविस हेड के ऊपर और उनकी वाइफ के ऊपर और उनके जितने फैमिली मेंबर्स हैं उनके ऊपर शुरू कर दिया। तो इसके ऊपर अब जो है ट्रेविस हेड की वाइफ आई और उन्होंने कहा कि यार ये सिलसिला जो है अब रुकना चाहिए। वर्ल्ड कप 2023 के बाद भी हमें जो इंडियन फैंस ने ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरी फैमिलीज को, मेरे दोस्तों को, सबको टारगेट करके गालियां दी थी। देखिए, बिल्कुल ट्रेविस हेड की जो वाइफ है जेसिका, आपको पता है कि वो बड़ी एक्टिव रहती हैं। जब भी ट्रेविस हेड मैच खेल रहे होते हैं वो मैच देखने के लिए स्टेडियम भी पहुंचती हैं। इवन आईपीएल भी हो रहा था तो वो साथ ट्रैवल कर जाती हैं। वर्ल्ड कप भी होते हैं, आईसीसी इवेंट्स भी होते हैं तो वो साथ साथ ट्रैवल कर रही होती हैं। माइल्डर सीरीज में भी जो जेसिका है वो ट्रेविस हेड के साथ ट्रैवल करती हैं, साथ उनकी इवन बेबी भी है, वो भी कैरी करके जा रही होती हैं। उन्होंने एक बहुत ही आप कहो कि हैरानकुन बात भी बताई है। वैसे इतनी हैरानकुन नहीं है, खैर कॉमन इंडियन फैंस क्योंकि काफी ज्यादा हमने देखा कि वो प्लेयर्स को गालियां देते हैं। तो उन्होंने कहा है कि अभी विराट कोहली का तो चलो इंसिडेंस अभी 2 या 3 दिन पहले हुआ होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि ये अभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ये तो 2023 से लगातार चल रहा है और वो कह रही है कि हमारे इसके बाद तो हेड तो टारगेट है ना, उसके बाद तो बहुत वो कह रही है कि लगातार ट्रेविस हेड को तो चलो गालियां दी जाती हैं, वो तो फिर भी पक्का है, जाहिर है वो स्पोर्ट्स मैन है, उसको पता है कि मैंने कैसे हैंडल करना है। लेकिन वो कहती है कि वो मेरा जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वो कहती है कि उसमें ये जो फैंस हैं इन्होंने इतने ज्यादा गालियों के मैसेजेस डाले हुए हैं और फिर आगे आगे उनके और अकाउंट्स ढूंढते हैं, जैसे उनके दोस्तों के या किसी के साथ वो फिर रही है। एक बहुत ही घटिया किस्म की हरकत है और फिर उसके बाद उनको भी मैसेजेस शुरू कर देती हैं। और ये सबसे ज्यादा अगर आप कह सकते हो कि जो निचला हरकत है वो है, उनको भी मैसेज किए जाते हैं और उनको भी गालियां दी जाती हैं, उनके फ्रेंड्स को भी, उनकी फैमिली मेंबर्स को भी। और वो कहती है कि मैं इतनी शदीद इसकी वजह से डिप्रेशन का शिकार रहती हूं, हमने बहुत कोशिश करते हैं कि हम इससे निकलें, लेकिन फिर कुछ ना कुछ हो जाता है और ये फैंस जो है वो दोबारा से गालियां देते हैं। और उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही ज्यादा एक गलत तरीकेकार है, इसको रोकना चाहिए, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इससे निकलें। लेकिन अली साहब ये एक वाकई एक बहुत ही बदतरीन है, क्योंकि जब आप किसी के बहुत ही ज्यादा डाई हार्ड फैन हो जाती हो और जिस तरह से ट्रेविस हेड ने अगेंस्ट इंडिया 2023 में किया, जो है ना ये ट्रेंड ये चलता जाता है और मैंने देखा कि इंडिया से ट्रेंड शुरू होता है और पाकिस्तान में भी बाज़ जो ये ट्रेंड्स आ जाते हैं। लाइक याद होगा आपको कि स्मिथ ने रन्स जो है वो लेने से इनकार कर दिया था, तो बाबर के फैंस ने जाकर उन पर जो बुछाड़ कर दी थी। तो मुझे लगता है कि यार ये सिलसिला रुकना चाहिए और ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप फैमिलीज जाके प्लेयर्स की फैमिलीज को टारगेट करें और सोशल मीडिया पे गालियां दें। इसके देने से होता भी कुछ नहीं। यही वहां पर भी हुआ था। अब वो सिडनी का जब वो इंसिडेंस पेश आया तो आप जो स्टीवन स्मिथ हैं इनका इंस्टा खोल लो, ट्विटर खोल लो, टोटल स्पैम हुआ था। सिर्फ वो बाबर किंग है, फलाना तू ये है तू वो, इतनी गालियां। लेकिन ये कल्चर इंडिया से शुरू हुआ है। अभी भी अगर आप देखो तो 99% इंडिया में कल्चर है, पाकिस्तान में बहुत थोड़ा कल्चर है, लेकिन यहाँ भी शुरू हो गया, यहाँ भी हो गया। एसआरएच ने वो इब्रार को पिक किया, उधर उनके अकाउंट में स्पैम शुरू कर दिया, तुम फलाना तुम ढिमाना, बाइकआउट करो, वो फलाना करो। ये एक बहुत ही अगर आप देखो तो घटिया तरीन किस्म की बिल्कुल हम इसको सपोर्ट। और जेसिका भी इस हवाले से बात कर रही है कि भाई हमारी मेंटल हेल्थ बड़ी खराब हुई है इन लोगों की वजह से और इन्होंने बहुत तंग किया है। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास वो आ रही है माइक एसन के हवाले से। तो माइक एसन ने खुलकर जो रिजवान के हवाले से बोला है और उन्होंने बताया जी कि मैं तो जब आया था उस वक्त तो ना रिजवान कप्तान थे T20 के अंदर और ना उस तरह से जो है दिख रहे थे, लेकिन ओडीआई के अंदर उन्होंने ये बात की है कि पिछले 12 महीनों के अंदर जो रिजवान की कप्तानी के अंदर पाकिस्तान सिर्फ जो है वो 2 ODIs जो है वो जीत पाया। और स्पेशली उन्होंने इस चीज के हवाले से मेंशन किया कि भाई जो पाकिस्तान अवे सीरीज जाकर वेस्ट इंडीज से आ रहा था, जहां पर पाकिस्तान को जो 2-1 हो गया था,
उसकी वजह से रिजवान को ओडीआई की कप्तानी से हटा दिया गया और उन्होंने बताया कि भाई मैटर करता है कि आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस क्या है या टीम की परफॉर्मेंस क्या है। तो रिजवान की दोनों तरफ से कोई परफॉर्मेंस नहीं। देखिए लेकिन वो हमें भी पता था कि जो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की सीरीज थी उसके बाद इनको हटाना ही है, क्योंकि एक्चुअली वो रीजन नहीं था। ठीक है, माइक हसन ने जरूर बताया, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से, चैंपियंस ट्रॉफी के जो बाद से हालात थे ना रिजवान के लिए, वो बहुत खराब हो गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद रिजवान को सिर्फ इसलिए मौका दिया गया था, उसका एक रीजन इकलौता यह था कि रिजवान ने ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई सीरीज जितवाई थी, साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान को सीरीज जितवाई थी, तो लगा कि चैंपियंस ट्रॉफी में अगर पाकिस्तान बिल्कुल एक भी मैच नहीं जीत सका, लेकिन इनको एक और मौका देना चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मौका ढूंढ रहा था रिजवान को कप्तानी से हटाने की, और वो मौका उनको मिला और जब पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से ओडीआई सीरीज हारा। जाहिर है वो एक बहुत ही पैथेटिक पाकिस्तान खेला था, शायद डिसीजन ठीक भी लिया क्योंकि पाकिस्तान अच्छा नहीं कर रहा था, पाकिस्तान को जीतना चाहिए था, लेकिन वहां से चीजें चैंपियंस ट्रॉफी से खराब हो गई थी। वेस्ट इंडीज वाली सीरीज में वो तो कहते हैं ना कि ताबूत बंद कर दिया था, वो एक आखिरी कील थी जो वेस्ट इंडीज की सीरीज पाकिस्तान हारा और उनकी कप्तानी में वो ठोक दी गई। लेकिन जो मामलात थे वो रिजवान ने जिस तरह से जो उनका एटीट्यूड रहा चैंपियंस ट्रॉफी में, फिर उसके बाद हार की जिम्मेदारी भी उन्होंने नहीं उठाई, उन्होंने आकिब जावेद पे डाली या सिलेक्शन कमेटी पे डालने की कोशिश की, खुद उन्होंने कहा कि मेरी गलती नहीं है। वो एक चीज ऐसी थी जो कि पीसीबी को लगा कि यार अगर इतने बड़े आईसीसी इवेंट में हम घर पे होस्ट कर रहे थे और इतने टाइम के बाद होस्ट कर रहे थे, स्टेडियम बनाने में इतना टाइम लगा, इतने हाइप पकड़ के और पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सका, और एट द एंड रिजवान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ली, सारा पीसीबी पे डाल दिया, सिलेक्शन कमेटी पे डाल दिया, वहां से उनके लिए चीजें खराब हो गई थी। वो हमने आपको बताया भी था कि बैकग्राउंड स्टोरी क्या थी। खैर, जिसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास वो आ रही है सरफराज अहमद के हवाले से। तो सरफराज अहमद ने अपनी जो रिपोर्ट्स है वो पीसीबी को सबमिट करा दी है और उसमें स्ट्रेट उन्होंने मेंशन किया है कि वो सख्त नाखुश है कप्तान को लेकर, कि कप्तान से वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। प्लस उन्होंने सीनियर खिलाड़ियों के हवाले से जो है बड़ी जो है उसमें सख्त रिपोर्ट पेश की है कि सीनियर खिलाड़ियों ने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया और ये सीनियर खिलाड़ियों का परफॉर्म ना करना पाकिस्तान की शिकस्त की वजह बना है। और खबरें ये भी है कि सरफराज ने सारों को एक बार झाड़ भी पिलाई है, जो कि उनका एक रवायती तरीकाकार होता है कि उन्होंने खिलाड़ियों को रगड़ा भी है। और साथ में ये भी जो चीजें मेंशन हो रही है कि भाई बाद में जिस टाइम ये सारी चीजें खत्म हो गई तो शान मसूद ने जो है बिल्कुल टीम से लहदगी इख्तियार कर ली, अपनी फैमिली को पकड़ा और एक कोना इख्तियार कर लिया। इवन बांग्लादेश से पाकिस्तान पहुंचने तक वो किसी टीम मेंबर के साथ उन्होंने बातचीत तक नहीं की, टोटल अपने आप को सेपरेट किए रखा। देखिए, हमने आपको पहले भी बताया था कि जो रिपोर्ट है वो सबमिट हो जाएगी और इसका जो फैसला है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको लुक आफ्टर करने के बाद जो इसके ऊपर डिसीजन लेगा, इसको पूरा देखेगा, वो ईद के बाद होगा। तो सरफराज अहमद ने इसकी गालिबन कल उन्होंने इसकी जो रिपोर्ट है वो सबमिट करवा दिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये बता दिया कि जो पाकिस्तान की इतनी शदीद और शर्मनाक हार थी बांग्लादेश के अगेंस्ट व्हाइट वॉश, उसके क्या रीजंस थे, कौन जिम्मेदार है, पूरी रिपोर्ट उसमें सबमिट करवाई है। और जरा ये भी बताते हैं, जैसे भी इन्होंने बताया कि सरफराज अहमद बहुत ही नाखुश थे, शान मसूद से भी नाखुश थे, उनकी कप्तानी से भी नाखुश थे, सीनियर प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंसेस थी, फास्ट बॉलर्स थे, उनसे भी नाखुश थे। पाकिस्तान डर कर खेला, जो पाकिस्तान का एटीट्यूड होना चाहिए था अगेंस्ट बांग्लादेश वो नहीं था। वो सब चीजें उन्होंने मेंशन की हैं। और इसी रिपोर्ट के बाद, ये जो रिपोर्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद दो फैसले होने हैं। एक तो शान मसूद की कप्तानी का फैसला भी होना है, उसके अलावा शान मसूद उससे पहले मुलाकात भी करेंगे। अब देखते हैं कि क्या वो चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात करेंगे या फिर किसी और से उनकी मुलाकात होती है, लेकिन उनकी मुलाकात भी होनी है ईद के बाद। और इसके बाद आपका जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो भी बहुत अमल दखल करेगा, क्योंकि जो प्लेयर्स का नाम होगा कि उन्होंने अच्छा नहीं किया, ये नहीं किया, तो उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी उनका डिमोशन होगा या छुट्टी भी होगी। और ये हमने आपको कल भी बताया था कि इस बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बहुत कुछ होने जा रहा है और बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान हो गए, शान मसूद हो गए, इन सब की जो है वो डिमोशंस बिल्कुल सामने खड़ी हुई हैं और सब की जो है वो डिमोशन होगी। फहीम अशरफ हो गए, नवाज हो गए, इन सब की इवन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से छुट्टी होने भी जा रही है। तो काफी कुछ होने जा रहा है और इन सब रिपोर्ट्स के मुताबिक ही और इसको देखने के बाद ही फैसला किया जाएगा। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी बीसीसीआई के हवाले से। तो आपको याद है कि पाकिस्तान और जो इंडिया है ये आपस में हाथ नहीं मिलाते और इस चीज को लेकर जो है वो बड़ी कंट्रोवर्सी चल पड़ी है। पहले तो मिला लेते थे, लेकिन जब से ऑपरेशन संदूर हुआ है, ये पाकिस्तान ने भी जो ऑपरेशन किया है बनियानुल मरसूस जो है, उसके बाद से ये चीजें जो है बिल्कुल उसके बाद से चीजें जो है वो सिचुएशन बदल गई है, हाथ आपस में नहीं मिलाया जाता। तो अब क्या बीसीसीआई इसके ऊपर जो है वो पेश कर रहा है, जो कि अजीब सी बात है। बीसीसीआई की जो प्रेसिडेंट है मिथुन मानुस, वैसे तो ऐसा लगता है कि वो जब उनका कभी भी वो रिपोर्ट कोई देते हैं, कोई बात करते हैं मीडिया से, मीडिया उनकी कोई रिपोर्ट देता है तो बड़ा हैरान कौन होता है, अच्छा ये बंदा बीसीसीआई में भी है, क्योंकि उनका चेहरा, वैसे तो वो खेल चुके हैं, क्रिकेटर भी रहे हैं, लेकिन वो मीडिया में बिल्कुल भी नहीं आते, ना होने के बराबर है। जैसे जय शाह जब पहले थे तो हर टाइम जय शाह जैसा चल रहे होते थे, लेकिन जो मिथुन है इनका बिल्कुल भी नाम भी सामने नहीं आता, ना ही ये कोई खास मीडिया से बात करते हैं, बस जैसे लगता है कि बस ये कुर्सी में बैठे हुए और पीछे से कोई और इनको चला रहा है।
उन्होंने बात की और दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर पाकिस्तान से रिलेटेड उनसे सवाल किए गए और उस पर उन्होंने जवाब दिया। एक तो पाकिस्तान फ्यूचर इंडिया पाकिस्तान से आईसीसी इवेंट्स में खेलेगा और एशिया कप्स में खेलेगा, इसके ऊपर उनसे सवाल किया गया। उस पर उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट, हम बीसीसीआई जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा हम हर दफा गवर्नमेंट के पास ही जाएंगे, चाहे वो एशिया कप हो, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे वो ओलंपिक्स हो या कोई भी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट हो, हम जाएंगे गवर्नमेंट के पास। और गवर्नमेंट ने तो अभी भी अपनी पॉलिसी बताई थी कुछ दिन पहले, और गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बता रही है मल्टी जो इवेंट्स है उस पर कोई मना नहीं करेंगे, खेलते रहो, एशिया कप में भी खेलो, वर्ल्ड कप में भी खेलो, पर बायलैटरल नहीं खेलो। जितने मल्टीनेशनल टूर्नामेंट होंगे हम खेलेंगे पाकिस्तान के साथ, और हम क्रिकेट के अलावा बाकी सारे स्पोर्ट्स भी खेलेंगे। बस ये बायलैटरल नहीं खेलेंगे। वही उन्होंने बात की कि उन्होंने कहा कि हम तो फिर भी हमारा एक प्रोसीजर है जो हम इतने अरसे से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, जब से 2013 के बाद से हम यही 2012 के बाद से भाई खेले ना खेले तो क्या देते हैं, 13 साल से यही हम करते हैं कि जब भी होता है तो हम उनके पास जाते हैं, वो हमें कहते हैं हाँ जी ये इवेंट आपको खेलना चाहिए क्योंकि आईसीसी इवेंट है या बड़ा इवेंट है तो आप जाएं। वो कहते हैं यही हमारा प्रोसीजर और हम इसको ही फॉलो करते रहेंगे और गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि वो इजाजत दे रहे हैं। फिर उसे पूछा गया हैंडशेक के हवाले से, उस पर उनका एक बहुत ही शॉकिंग आंसर था। सवाल यही था कि क्या फ्यूचर में अगर जिस तरह से क्रिकेट तो हो रही है, हुकूमत तो कह रही है कि हम खेलेंगे, आगे 27 का वर्ल्ड कप भी है, उससे पहले एशिया कप भी है, सब जगह होगा, तो क्या ये हैंडशेक भी चलेगा? उस पर जो उनका आंसर था वो एक इंतहाई हैरानकुन था। और बीसीसीआई का प्रेसिडेंट इस लेवल पे आके अगर इस तरह का स्टेटमेंट देता है, एक तरह चाइल्डिश स्टेटमेंट देता है, तो वाकई वो बड़ी हैरानी होती है। उन्होंने कहा जी हमारी ट्रेडिशन तो नमस्ते करना है, हम नमस्ते करते हैं, तो हम तो हाथ मिलाना है ही नहीं। दुनिया भर में ये ट्रेडिशन फॉलो की जाती है, फिर जिम्बाब्वे कहेगा पता नहीं हम क्या करते हैं, ऑस्ट्रेलिया कहेगा कि हम क्या करेंगे, इंग्लैंड कहेगा हम क्या इंडिया करेंगे। सबसे नमस्ते करे ना, ऑस्ट्रेलिया को भी जाके के नमस्ते करे, इंग्लैंड को भी जाके करे, वेस्ट इंडीज को भी जाके करे। पाकिस्तान को तो नमस्ते भी नहीं करते वो दूर दूर से ही होता है बस। तो फिर चलो पाकिस्तान को नमस्ते ही करो आके, चलो ठीक है। अगर नमस्ते वो कहते हैं कि हम तो हाथ कहते हैं जी कि हमारी तो ट्रेडिशन ही नहीं है हैंडशेक करना, ये तो हैंडशेक करना तो अंग्रेजों की ट्रेडिशन, हमारा तो मतलब उनका यही था ना, अगर तशरीह आप करो कि ये हैंडशेक हमारी, ये तो अंग्रेजों का हैंडशेक है। अगर आप देखो ट्रेडिशन, हमारा तो नमस्ते करना वो कहते हैं। तो भाई चलो फिर सूर्य कुमार को कि आगा जी को आके वो आगा को कहें जी के नमस्ते टॉस से पहले। मतलब क्या ये आपने बचकाना बात किया? एक बीसीसीआई का प्रेसिडेंट अगर इस तरह की बात कर रहे हैं ना, चलो कोई रिपोर्टर इस तरह की बात कर ले इंडियन मीडिया का, कुछ समझ आता है। कोई एक्स क्रिकेटर है वीरेंद्र सहवाग को टीवी पे बैठ के कुछ ना चुटकुला बजाते हैं कि हमारा कुछ बिक जाए टीवी पे बैठ के, चलो वो समझ आती है। एक आप अपना ओहदा देखो कि मिथुन इस टाइम बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है और वो अगर इस तरह की बचकाना बात कर रहा है जिसका कुछ है नहीं, ठीक है शायद उन्होंने मजाक में भी कहा होगा, लेकिन जिस तरह से मीडिया में रिपोर्ट्स हुआ है, हर अखबार ने इस खबर को छापा है, तो ये कोई बहुत ही अच्छी बात नजर नहीं आई कि आप इतनी अजीब और गरीब और बचकाना बात कर रहे हो। फिर हम भी देखते हैं अभी आईपीएल में हर मैच के बाद ये करें, या अगर आगे अफगानिस्तान के साथ सीरीज उसमें भी यही नमस्ते करें, आगे खैर इंग्लैंड के साथ सीरीज वहां भी करें तो फिर समझ भी आए। नहीं खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है श्रीलंका के हवाले से। तो श्रीलंका के भाई न्यू कप्तान जो है वो आ चुके हैं। हमने आपको बताया था कि श्रीलंका जो है न्यू कप्तान बना रहे हैं और जो कुर्रा है वो कुशाल मेंडिस के जो है वो सर पर निकल रहा है। तो भजन क्या कहानी है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज आपको दिखेंगे? देखिए हमने आपको पहले ही बताया था कि जो दासुन शनाके हैं उनकी कप्तानी जा रही है। कुशाल मेंडिस आए थे पाकिस्तान और जो भी प्लेयर आया पाकिस्तान, चाहे वो दासुन शनाके ही हो, तो कप्तान वो बन गए थे। तो इस बार कुशाल मेंडिस पीएसएल खेलने आए, कमाल किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई और अब वो कप्तान भी अनाउंस हो गए। हमने तो आपको बताया था कि टी20 और ओडीआई के वो बनने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आज ऑफिशियली हो गया। 26 मई को श्रीलंकन टीम रवाना और ये वेस्ट इंडीज जहां पे फुल फ्लैट सीरीज खेली जाएगी। टेस्ट सीरीज भी है, ओडीआई भी है, टी20 सीरीज भी है। जो टेस्ट है वहां पे धनंजय डी सिल्वा कप्तानी करेंगे और कमेंडू मेंडिस को वाइस कप्तान बनाया गया। ओडीआईस में कुशाल मेंडिस कप्तान होंगे जबकि कमेंडू मेंडिस वाइस कप्तान होंगे। टी20 में कुशाल मेंडिस कप्तान है जबकि वाइस कैप्टन कमेंडू मेंडिस है। कप्तान चेंज करते रहते हैं भाई, ये तो बहुत ज्यादा करते हैं। साल में इनके कम से कम 6 कप्तान चेंज होते हैं। हासारंगा की वापसी हो रही है स्क्वाड में, जबकि ओडीआई स्क्वाड से दासुन शनाका को ड्रॉप कर दिया गया। टी20 स्क्वाड में अलबत्ता वो जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। बाकी तगड़ा स्क्वाड इन्होंने फुल फ्लैट सीरीज है भाई और मजेदार सीरीज। तो चलें जी, उम्मीद करते हैं आज हमारे चौक को वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए, आप इंस्टाग्राम के ऊपर जाइए, जाकर इनको फॉलो कीजिए। बिल्कुल जी, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। आप सुनते हैं नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।